Hello students, welcome to the e-learning class. Myself Anju Pandey, your SST teacher. Today I am going to discuss the seventh chapter of history, that is the civilizing the native or education the nation. तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको एजुकेशन के बारे में जानना पड़ेगा, किस तरह से ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया और कौन लोग हमारे इंडिया के फेवर्स में थे, जो हमारे इंडियन कल्चर के फेवर्स, उसके बारे में विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कवर द टॉपिक हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन. हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन में ब्रिटिश का नजरिया क्या था एजुकेशन के प्रति में. क्लियर, उन्होंने क्या क्या किया, क्या पॉलिसी अप्लाई किया कि न्यू एजुकेशन सिस्टम भी रहे, और किसी ने एशियन कल्चर्स पे भी एजुकेशन पे भी किया था. तो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक फॉर द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म, ग्रेव द एरर ऑफ ईस्ट एंड एजुकेशन फॉर कॉमर्स. तो उनका क्या मकसद था हमारा इंडिया में, आज टू सिविलाइज द नेटिव और एजुकेशन द नेशन. सिविलाइज द नेटिव मीन्स हियर टू सिविलाइज द नेटिव मीन्स हियर द नेटिव को बोला. जो ब्रिटिश का क्या था ना, एज इंडियन कल्चर्स वी आर नॉट सिविलाइज, मतलब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पर मतलब एक फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं कि लोग एज अ मतलब वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था जो एज ब्रिटिश से कंपेयर करना था. तो उन्होंने कहा एज वी सिविलाइज द नेटिव द एजुकेशन विल बी नेशन. तो हम लोग नेटिव को सिविलाइज करें तो हम लोग का एजुकेशन भी नेशन भी एजुकेशन होगा. तो फर्स्ट क्या था, पहले ब्रिटिश का क्या मकसद था. फर्स्ट दे कंकर्स द, क्या किया था उन्होंने, टेरिटरी कंकर किया, फिर ट्रेड रिलेशनशिप किया. तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या नया, उनका मेन मकसद क्या था ब्रिटिश का. फर्स्ट उन्होंने राजा नवाब को उनके राजस्व में टेरिटरी से कंकर किया. देन पीजेंट्स और ट्राइब्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा था इन द अर्लियर चैप्टर से, किस तरह ब्रिटिश ने पीजेंट्स और ट्राइब्स को भी बहुत ज्यादा हैम्पर किया था, जिसकी वजह से पीजेंट्स और ट्राइब्स को भी उन्होंने अंडर कंट्रोल में किया. फिर वर्कर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में भी आप लोग ने पढ़ा है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने वर्कर्स और टेरिटरीज को, जो भी इंडस्ट्रीज वर्कर्स से इंडस्ट्री को कैप्चर किया, फिर वर्कर्स के हमने अंडर कर. तो ब्रिटिश ने हम लोग पूरा 2 साल हम लोग के अंदर में हम लोग को जो राज किया. क्यों किया, क्योंकि हम लोग जो राजा नवाब थे उन लोग की टेरिटरी कंकर के वहाँ हमारी जितनी ग्लोरी थी इंडिया की वो उन्होंने ले लिया. तो ये सब होने के बाद पहले तो उनका मकसद था कि पहले इंडिया में कैप्चर करना. कैप्चर करने के बाद जब उन्होंने राजा नवाब को कैप्चर कर लिया, वर्कर्स को कैप्चर कर लिया, पीजेंट्स पर, तो उनको क्या लगा कि अब हम उनके कल्चर्स को भी चेंज करेंगे. कैसे कल्चर्स को चेंज करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या कि हम अपना वेस्टर्न कल्चर, जो हमारा ब्रिटिश का वेस्टर्न कल्चर है वो इंडिया में स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर इंडिया का उसको हटा देंगे. तो वो चीज ब्रिटिश का मेन मकसद था. क्यों, उनको सिर्फ वो था कि बस अगर इंडियन का हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरह से अगर एडुकेट करेंगे तो वो अच्छा हमको रिजल्ट देंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स हो, ब्रिटिश के लिए बेनिफिट, इंडियन के बेनिफिट्स के लिए नहीं सोचे थे. वो टोटली कल्चर्स को चेंज करना चाहते थे, इंडिया का कल्चर का आज वेस्टर्न कल्चर्स में कन्वर्ट करना. तो कुछ हद तक हम लोग वेस्टर्न कल्चर्स में आ भी गए. आज जो हमारा जनरेशन है मोस्टली प्रेफर्ड फॉर द वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर को. लेकिन अब पहले क्या था, पहले क्यों कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग नहीं थे फेवर में. तो वो क्या था, वो भी हम लोग भी कहते हैं ना, अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन क्यों था, ये हमारे ब्रिटिश के द्वारा ही आया गया है. पहले हम लोग के इंडियन में कौन कौन सा कल्चर पढ़ाई होता था, मदरसा था, संस्कृत पढ़ाया जाता, पर्शियन, अरेबिक, ये सब लैंग्वेज पढ़ाया, इंग्लिश नहीं था. ये वेस्टर्न कल्चर मतलब वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से हमारा इंग्लिश का एजुकेशन आया था. इसमें कुछ लोग ने साथ दिया, कुछ ब्रिटिशर्स ने क्यों हमारे एंशियंट एजुकेशन का फेवर किया, कुछ लोगों ने नहीं फेवर किया. ऐसा क्या था, क्यों कुछ लोगों ने हमारे एंशियंट एजुकेशन को फेवर किया, उन्होंने ऐसा क्या देखा हमारे एंशियंट कल्चर्स में, ऐसा क्या ग्लोरी था इंडिया में कि हम लोग कि इतनी ज्यादा था कि हम लोग उसको क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़ सके. ऐसा क्या आया कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में 2 साल तक राज करने के बाद वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास इतनी ग्लोरी मिल गई थी कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता. तो फर्स्ट इम्पैक्ट था उन लोग का ये था. नेक्स्ट इम्पैक्ट, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहा. तो एजुकेशन सिस्टम्स में उन्होंने फर्स्ट क्या किया था, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. यहाँ पर कुछ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटल्स मीन्स मतलब यहाँ पर ब्रिटिश के नजरिया से एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश लोग एजुकेशन को कैसे कैसे धीरे धीरे इंडिया में स्थापित किया था, किस प्रोसेस से कर रहे थे, क्या कर रहे थे ताकि इंडिया हमारे फेवर्स में हो जाए, ताकि उनके ये हो जाए. यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म मीन्स
द जो पुराने विचारों से रिलेटेड होते, जो पुराने चीजों से होते हैं, जो मतलब इंडिजीनियस, मतलब पुराने चीजों से जो देख रेख करते उसको, मतलब उन विचारों से मानते हैं, उनको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म, यहाँ पर जो सच कुछ ब्रिटिश थे जो हमारे एंशियंट कल्चर्स के, एंशियंट एजुकेशन के फेवर में थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, एंशियंट इंडिया का जो एंशियंट एजुकेशन इज बेस्ट, क्योंकि जब इंडिया पास इतनी ग्लोरी होने के बाद हम लोग पहले सोचे वो क्यों डिक्लाइन हुआ, वो ग्लोरी कहाँ चला गया। अगर वो ग्लोरी चला तो अगर उसको हम लोग रीयूज करें तो उसमें चाहे हम लोग को फिर से हम लोग को इंडिया में फिर से ग्लोरी आ सकता है, हम लोग ज्यादा मुनाफा कर सकते। लेकिन उसके लिए वो अपने लिए, ये ब्रिटिश ऐसा नहीं था कि वो इंडिया का ग्लोरी का चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे तो अपने लिए, ताकि वो सोचते थे उन लोग को अगर पुराने कल्चर्स में इतना अगर धन दौलत था तो अभी क्यों नहीं। उसको उसने पहले डेप्थ नॉलेज में गया कि वो नॉलेज कहाँ से गैदर किया, वो डिफरेंट ब्रिटिशर्स ने उसके लिए बहुत रिसर्च किया, तब जाके उन्होंने इस कल्चर्स को प्रमोट किया कि नहीं इंडिया कल्चर द बेस्ट। लेकिन उसको कोई डीप में नॉलेज में कोई नहीं जाता है। हमारे जो आज वेस्टर्न एजुकेशन है, इससे अगर संस्कृत की आपकी नॉलेज हो जाए, उससे आप इंग्लिश में इंग्लिश का बहुत अच्छा एजुकेशन हो सकता है। लेकिन आजकल ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश एजुकेशन, क्या आपका इंग्लिश आ रहा था, यू आर सिविलाइज, यू आर वेल प्रिफर्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब या किसी जॉब पे, मतलब आपका लिए इंग्लिश में होना बहुत जरूरी। आज का जो हमारा जो न्यू जनरेशन है वो इंग्लिश, लेकिन जो यहाँ के जो ब्रिटिश थे, जो सम ऑफ द ब्रिटिश विलियम जोन्स, उन्होंने एंशियंट कल्चर्स को ज्यादा प्रिस्क्राइब किया। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म मीन्स द थिंकिंग ऑफ पास्ट, मतलब जो पुराने विचारों की धारा में रहते हैं उन लोग को बोला, मतलब जो फिलोसॉफी की बात करते हैं कि ये करने से ये होता है, उसको बोलते हैं। और मतलब जो पुरानी थिंकिंग सोचते हैं, जो पुराने लोग हैं हमारे अभी भी हैं, जो आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग हैं जो पुरानी सोच रखते हैं, वो चीज पे कि पहले के जमाना में ऐसे तो वो चीज का, उसको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। मतलब जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी सोच है हमारी, जो संस्कृति है हमारी, उसको बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। तो यहाँ पर था कि अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एजुकेशन, हाउ टू स्प्रेड अ वेस्टर्न एजुकेशन इन द इंडिया, मतलब जो हमारा इंडियन इंग्लिश एजुकेशन था कैसे हम लोग इंडिया में स्प्रेड किए। लेकिन इसमें था कि कुछ ब्रिटिश लोग ने कहा था कि नहीं, एंशियंट एजुकेशन जो इंडियन एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ पर जो थी द ट्रेडिशन ऑफ कॉलेज, मतलब यहाँ पर जो कुछ ब्रिटिशर्स थे जो एंशियंट एजुकेशन को फेवर में थे, उन्होंने कि हमारा जो एंशियंट एजुकेशन इज मच बेटर एज कम्पेयर टू द इंग्लिश एजुकेशन। उनकी क्या सोच थी, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, मतलब वो ब्रिटिशर्स कौन थे और उनकी क्या सोच थी रिगार्डिंग द इंडियन एजुकेशन के बारे में, और जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में उनकी क्या सोच थी, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। क्लियर? तो इन 1783 विलियम जोन्स, वन ऑफ द ब्रिटिशर्स हु केम टू कैलकाटा in 1783. In 1783, William Jones came to Calcutta as appointed as a supreme judge of the Calcutta. ठीक है, तो ये विलियम जोन्स थे जो 1783 में कैलकाटा आए थे, उन्होंने एज जूनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए अपॉइंट किया गया था। तो उनकी क्या धारणा थी, उनकी धारणा था कि वो एंशिएंट एजुकेशन जो हमारी संस्कृति है इंडियन की, उसके बारे में उन्होंने खोज किया और वो बहुत से डीप इंटरेस्ट लिए थे हमारे जो इंडियन कल्चर और संस्कृति पर। तो उनके बारे में हम लोग बताएंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ही वॉज केम टू कैलकाटा इन 1783 एज अपॉइंटेड एज ए जूनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट। और ही वॉज ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट हियर मीन्स पीपल हु नो द डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब पीपल्स हु अलग अलग तरीके की भाषा की जिनको ज्ञान, उनको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो ही वॉज ए लिंग्विस्ट, ही नो द फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश, अरेबिक एंड संस्कृत। अरेबिक एंड संस्कृत ही स्टडी इन इंडिया। अरेबिक और संस्कृत इन्होंने कैलकाटा में आके इंडिया में पढ़ा था। बाकी इनको बहुत से लैंग्वेज की नॉलेज थी, कौन कौन सा था, फ्रेंच, ग्रीक एंड इंग्लिश। और अरेबिक और संस्कृत इन्होंने इंडिया में आके कैलकाटा में सीखा था। ग्रीक इन्होंने कैलकाटा के जो मदरसा था वहां पर उन्होंने सीखा था, और संस्कृत इन्होंने उसके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण पंडित रखे थे, उनसे उन्होंने पूरा संस्कृत सीखा था। तो इसकी वजह से इन्होंने संस्कृत और अरेबिक क्यों सीखा, इनको इसलिए सीखा कि वो जानते थे जो हमारे टेक्स्ट, हमारे जो वेद है, कुरान है, वो सब अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज है।
अगर हम उसकी नॉलेज होगा तभी हम उसको उसके बारे में पढ़ पाएंगे। अगर हम उसकी भाषा की जान पाएंगे, उनकी नॉलेज जानेंगे, तभी तो उस बुक को पढ़ेंगे। और उन्होंने बहुत ऐसे ट्रांसलेटर भी रखे, जैसे उनकी जो भाषा जब नहीं समझ में आते उन्होंने बहुत ऐसे ट्रांसलेटर रखे थे जो उसको उसमें कन्वर्ट करते थे। मतलब उसको ट्रांसलेटर जो बोलते हैं, जैसे मतलब आप जिस भाषा नहीं जानते ताजा आपको उसको अपने लैंग्वेज में आपको समझाया जाता था। तो वो इन्होंने कैलकाटा में ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने संस्कृत की बहुत से ट्रांसलेटर लिखे थे जो टेक्स्ट बुक को वो ट्रांसलेट करके समझते थे। वो बहुत ही रिच डीप इंटरेस्ट लेते थे इन एंशिएंट एजुकेशन से। क्यों? उनको लगता था कि नहीं, जो इंडियन एजुकेशन आज इंडिया में सब ग्लोरी थी वो क्यों डिक्लाइन हुआ। अगर डिक्लाइन हुआ, अगर उसको टेक्स्ट को एज ए रिच ग्लोरी होने के बावजूद भी अगर हमको उसमें डिक्लाइन आया तो क्यों आया और उसको अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट करना तो हमको इनकी संस्कृति को पढ़ना जरूरी है कि अगर हमको फर्दर डेवलपमेंट कैसे करें। क्योंकि एज हमारे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति होने, संस्कृति होने का, नॉलेज होने के बावजूद भी इंडिया क्यों ब्रिटिश के अंदर में कैप्चर हुआ। अगर कैप्चर हो फर्दर डेवलपमेंट क्यों कैसे करेंगे। अगर फर्दर डेवलपमेंट होना है तो हम उसमें वो नहीं था कि वो इंडिया के फेवर में था, वो अपना डेवलपमेंट चाह रहा था। वो ब्रिटिश पूरा अपने ही, भले ही वो ब्रिटिश था इंडियन कल्चर को फेवर कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने सिर्फ इंडियन को संस्कृति जानते थे ताकि उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। वो डेवलपमेंट देखना चाहता था एज ए न्यू मूवमेंट में, न्यू वे में देखना चाहता था। क्लियर? So he was a linguist in nature and he was studied the ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science। मतलब उन्होंने उस समय हमारे जितने हमारे टेक्स्ट थी इंडियन की, अरिथमेटिक, मेडिसिन, साइंस, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स, जो भी थी रिलीजियस के बारे में, उन्होंने उसी समय पूरा पढ़ लिया था। और उन्होंने बहुत से ब्रिटिशर्स को भी बोला कि वी शुड गेट फैमिलियर विद द एंशिएंट एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, मतलब हमारा जो संस्कृति उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। लेकिन बहुत से ब्रिटिशर्स ने उसका साथ नहीं दिया। ओनली few are given the support for the ancient education of India. Most of the Britishers think that he was promoted the Indian education as compared to the British education. बहुत से ब्रिटिशर्स को लगा कि आज हम लोग को जो हम लोग ब्रिटिश एजुकेशन लाना चाहते थे, जिससे हम अपना इंडिया को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे इंडियन को ही एजुकेशन को प्रीफर दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश एजुकेशन। क्यों प्रीफर? क्योंकि ब्रिटिश क्या चाहते थे, उन्होंने पहले ट्रेड, हमने बताया था पहले, उन्होंने ट्रेड और टेरिटरी कंट्री किया कि उन्होंने पूरा इंडियन कल्चर चेंज करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने, इनका कहना था विलियम जोन्स का कि हम लोग इंडिया पर राज करना है अगर, तो पहले उनकी संस्कृति के बारे में जानो, उनकी संस्कृति के साथ हो तभी हम उनके पर राज कर सकते हैं। उनके हार्ट, उनके दिल में जगह बनाएंगे तभी हम उनके पर राज कर सकेंगे। अगर उनको कष्ट दे के हम उनको, मतलब उनकी संस्कृति तोड़ के हम उनके पर राज नहीं कर सकते। अगर हम उनको संस्कृति तोड़ेंगे तो हम लोग से खिलाफ हो जाएंगे। ये चीज उनके माइंड में था कि अगर किसी के साथ रहना है तो उससे मिल के रहना, उनके बारे में जानो, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, वो चीज इनके माइंड में थी। क्लियर? तो उनको जो ने पूरा रिच नॉलेज हुआ ये सब के बारे में, उन्होंने पूरा थॉरली पूरा चीज पढ़ा था। Now he shared his interest with many British officers, but only Henry Thomas Falbrook and the Nathaniel support him. Only two of the, who is Henry Thomas Falbrook and Nathaniel is the only Britisher who supports the William Jones. उन्होंने ये दोनों ने सिर्फ विलियम जोन्स को सपोर्ट किया कि नो, इंडियन एजुकेशन इज मच बेटर देन एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश एजुकेशन। क्लियर? Together form a ascetic society of Bengal and started a journal called Ascetic Research. Now, अब ये जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने कैलकाटा में एक एस्थेटिक सोसाइटी बनाया जहाँ पर इंडियन कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए, इंडियन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक एस्थेटिक रिसर्च, एक जर्नल बनाया जिसका नाम था एस्थेटिक। उन्होंने एक जर्नल, मतलब पेपर द्वारा अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को लोगों तक भेजने लगे कि इनका डेवलपमेंट कितना अच्छा है, हम लोग को ये एजुकेशन पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, प्रमोट, मतलब इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने लगा कि नो, वी इंडियंस को, हम लोग को ये पढ़ना चाहिए एज ए डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? The officers also thought that the Hindu and Muslim ought to be taught what they are familiar. Now, next feeling क्या थी कि
कि हिंदू मुस्लिम को वही चीज पढ़ाया जाए जो उसके बारे में जानकारी, मतलब वहाँ के जो नेटिव के पीपल है उन लोग को उसी चीज के लिए पढ़ाया जाए जो उसके लिए फेमिलियर्स है। अगर आप उसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से है तो आपको थोड़ा और नॉलेज दें तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा। और वो नॉलेज हम दें जो आपके बारे में कुछ जानते नहीं, अगर उसके बारे में आपको बताया तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो उनकी ये सोच थी, विलियम जोन्स की थॉट थी that the people should be teach only those educations which they are familiar with them। मतलब उनकी जो सर उनकी पहले से उनकी फैमिलियर रहेंगे उस नॉलेज से, तभी वही एजुकेशन उनको दिया जाए। मतलब आज जो हम लोग पहले पाठशाला गुरुकुल में देते तो वो सब नॉलेज जो थी, मतलब आज अपने से लर्निंग करना, जो हमारी संस्कृति वेद कुरान में लिखे हैं उसके बारे में नॉलेज दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है बस उसको लर्न करो और राइट करो, वो चीज उनकी नहीं थी। इनकी सोच थी कि जो हमारे संस्कृति में लिखा हमको उसकी नॉलेज देना है, अदर्स नहीं। दे होप टू विन द प्लेस इन द हार्ट ऑफ नेटिव नॉट टू डिस्ट्रॉय। उनका ये सोचा कि हम लोग को पीपल्स के हार्ट में जगह लेना है, इंडियन पीपल्स के माइंड में ये बैठाना है कि वी द ब्रिटिशर्स आर हेयर कम टू गाइड यू फॉर द डेवलपिंग योर कंट्री। मतलब उनके मन में ये था कि हम लोग जो ब्रिटिशर्स एज इंडियंस में आए हैं रूल करने के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, आप लोग के लिए आए, आपके कंट्री के डेवलपिंग के लिए आए। आज द पीपल्स वी आर वांट्स टू कम हियर टू गिव अ न्यू एजुकेशन इन द वे ऑफ इंडियन एजुकेशन। मतलब उन्होंने, इनके मन में ये था, ये ब्रिटिशर्स है कि हम लोग इंडिया पर रूल करेंगे, लेकिन एज उनके पीपल्स के माइंड में हार्ट में हमारी अपना जगह बनाएगी, ताकि वी द पीपल्स नॉट हियर टू रूल द योर कंट्री बट यू आर कमिंग हियर टू हेल्प यू एंड डेवलपिंग योर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटीज। क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक फॉर द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म। ये था उनकी जो सोच, हमारी जो कुछ ब्रिटिशर्स जो इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द why the some of the Britishers were not obtaining this Indian education। कुछ ब्रिटिशर्स क्यों, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कुछ का था इंडियन एजुकेशन, कुछ ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में, तो इंग्लिश एजुकेशन। तो ये इसके बाद जब आर्गुमेंट हुआ दोनों लोग के बीच में कि उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज that is the grave the error of the East। Now, till now the Britishers was in the favor of the Orientalist। मतलब कुछ ब्रिटिशर्स ने जो ओरिएंटलिस्ट मतलब जो हमारे एंशिएंट एजुकेशन के फेवर में थे, बट आफ्टर द अर्ली 19th century most of the Britishers criticized the Orientalism education। मतलब जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन की जो थॉट थी कुछ ब्रिटिशर्स की, सबकी थी नहीं थी, जब कुछ ब्रिटिशर्स की जो थॉट थी वो सब ब्रिटिश ने, बहुत से ब्रिटिशर्स ने उसको क्रिटिसाइज करे। उन्होंने कहा जो द थॉट द टीचिंग ऑफ द ओरिएंटलिज्म, मतलब जो हमारे ओरिएंटलिज्म की टीचिंग्स है वो हमारा एज अ थॉट्स वो हमारे लिए बेनिफिट्स नहीं है। वी द इंडियन हैज टू बी सिविलाइज्ड इन अ प्रैक्टिकल एंड अ साइंटिफिक वे। मतलब इंडियंस को जो हम लोग को जो एजुकेशन देना वो प्रैक्टिकल और जो साइंटिफिक जो यूजफुल हो, हमारे ओरिएंटलिज्म थिंकिंग के द्वारा ना हो, जो हमारे एंशिएंट कल्चर्स और इंडियन कल्चर्स को फेवर दे रहा है। तो वो कुछ ब्रिटिशर्स की थॉट थी कि नहीं, हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाना है, ना कि इंडियन कल्चर को हम लोग को प्रमोट करना है, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करना है। उन्होंने क्या किया, ग्रेव द एरर ऑफ द ईस्ट। ग्रेव द एरर ऑफ द मतलब ईस्टर्न एजुकेशन का जो सिस्टम था उसमें एरर्स लाने लगे। एरर्स मतलब कमियां खोजने लगे कि क्या क्या कमी है इस एजुकेशन में। जो ईस्टर्न एजुकेशन जो हमारे ओरिएंटलिज्म जो ओरिएंटलिस्ट ने एजुकेशन प्रमोट किया जाता कि इंडियंस का एजुकेशन बेस्ट है, उसमें उन्होंने कमी खोजने लगे। क्या क्या कमी खोजने लगे, व्हाट आर द, तो देयर इज अ आर्गुमेंट बिटवीन द some Orientalism and the Britishers। मतलब कुछ ब्रिटिशर्स और जो ब्रिटिशर्स फेवर्स में थे इंडियन एजुकेशन के और जो नहीं थे उन लोग के में ये आर्गुमेंट हुआ। उन्होंने पहले तो ये आर्गुमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे जो एंशिएंट एजुकेशन थे, जो हमारे इंडियन एजुकेशन थे उनकी में कमी खोजने लगे, मतलब इससे ड्रॉबैक कहने लगे कि क्या क्या हमारे ईस्टर्न एजुकेशन जो हमारे इंडियन एजुकेशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स पाए जा रहे हैं। तो ये ब्रिटिशर्स ने अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ब्रिटिश दे आर द ड्रॉबैक्स फॉर द इंडियन एजुकेशन। मतलब ये सिर्फ इंडियन ब्रिटिश कुछ ब्रिटिशर्स के व्यूज क्या है कि इंडियन एजुकेशन में क्या कमी है। क्लियर? तो फर्स्ट दे सेड दैट
that the knowledge of Eastern was full of error and unscientific thought. उन्होंने क्या किया, जो ईस्टर्न नॉलेज है वो फुल ऑफ एरर, मतलब पूरा ही बेकार है, और अनसाइंटिफिक मतलब जो कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, बस ऐसे ही मतलब कोई लॉजिक नहीं है उस एजुकेशन से, जो ईस्टर्न एजुकेशन जो ओरिएंटलिज्म उन्होंने प्रेफर किया उसमें मतलब कोई थॉट नहीं है, वो फुल ऑफ एरर्स है, और अनसाइंटिफिक मतलब कोई लॉजिक नहीं है उस एजुकेशन, मतलब उसको पढ़ने से कोई हमें बेनिफिट्स नहीं होगा, कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है। क्लियर? ईस्टर्न लिटरेचर वॉज अ नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यू दैट इट वॉज रॉन्ग टू स्पेंड मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ इंस्टेंट एजुकेशन। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा ईस्टर्न एजुकेशन एक लाइट हार्टेड है, so they argue that we should not spend much of the time on the Eastern education. It was really it will be really not helpful for us to give an investment on the Eastern Indian education. तो उन्होंने क्या किया, इट वॉज रॉन्ग टू स्पेंड मच एफर्ट, मतलब ये हम लोग के लिए बहुत ही बेकार होगा कि हम लोग ज्यादा एफर्ट दे रहे कि एंकरेज द स्टडी ऑफ द इंस्टेंट एजुकेशन, मतलब हम लोग इंडियन एजुकेशन को ज्यादा प्रोत्साहित न करें, कि हम लोग इंकरेज करें कि आप लोग इंडियन एजुकेशन पढ़ो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम लोग को इंकरेज करना है कि हम लोग को वेस्टर्न एजुकेशन, ताकि प्रैक्टिकल वे में हमारा वर्क कर सके। उन लोग का मेन था कि हम लोग को इंडियन से पीपल से वर्क करा के हमको बेनिफिट्स लेना है, प्रॉफिट लेना है, किस तरह से हमारा इनकम बढ़े। उनको सिर्फ वर्क जाए, उनको ये नहीं चाहिए कि इसका कल्चर प्रमोट हो रहा क्या है, उनको बस ऐसा वर्क चाहिए जिसमें सिस्टमिक वे से वर्क हो, बस हमारा इनकम हो। उनको क्या था, उन्होंने क्या बोला कि वी शुड नॉट एनकरेज द स्टडी ऑफ इंस्टेंट एजुकेशन, मतलब हम लोग ज्यादा एफर्ट जो इंडियन एजुकेशन के सिस्टम को नहीं देंगे, हम लोग जो हमारा एजुकेशन है उसको हम लोग एफर्ट देंगे ताकि हमको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। क्लियर? तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट एरर उन्होंने क्या किया कि हमारा जो ईस्टर्न नॉलेज वाज फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट। नाउ द सेकंड पॉइंट, जेम्स मिल्स वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल्स साहब वो पहला आदमी था जिसने ओरिएंटलिस्ट किसको बोला जा रहा है, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो फेवर थे इंडियन एजुकेशन, उसको ओरिएंटलिस्ट मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल जो मिले थे फेवर ऑफ इंडियन एजुकेशन, उसको बोला था। तो उन्होंने उन पर ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया। क्या अटैक किया? ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट व्हाट द नेटिव wanted what the respected in order to please them and win a place in the heart, education ought to be taught। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जेम्स मिल ने, उन्हें ओरिएंटलिस्ट ये बोला गया कि हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग व्हाट द नेशंस वांट, मतलब क्या हम लोग चाह रहे वो नहीं चाहिए, व्हाट दे वांटेड टू टीच, उसके लिए हमको नहीं, हम लोग क्या चाह रहे वो करना है। क्लियर? मतलब यहाँ समझ में आया। ही डिक्लेयर who attacked he declared should not what the native want, हम लोग को वो ना करें कि नेटिव मतलब पीपल्स क्या चाह रहे हैं, और द रेस्पेक्ट मतलब क्या रेस्पेक्ट है, क्या उनकी रेस्पेक्ट मतलब हमारी जो कल्चर्स है, हमारी जो एजुकेशन है उसको रेस्पेक्ट देना हमारा जरूरी नहीं। ये हमारे जेम्स मिल्स और ये विटेल्स की थॉट थी कि ये हम लोग को नहीं करना कि व्हाट द नेटिव वांट एंड व्हाट द रेस्पेक्ट, क्या वो रेस्पेक्ट उनको मिल रहा है या क्या नेटिव चाह रहा है। In order to please them and win a place in the heart of education, मतलब बोला गया in order to please मतलब उनको प्लीज या उनके हार्ट, हम लोग को हार्ट में जगह नहीं लेना है, हम लोग को बस अगर प्रैक्टिकल बस वही एजुकेशन देना है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में थॉट कर रहा है। क्लियर? वो करना है। एजुकेशन ought to be teach what was the useful and practical। तो इनका सोच क्या था कि हमको वो एजुकेशन देना है जो हमको यूजफुल और हमारा प्रैक्टिकल नहीं, हमको उनके दिल में जगह नहीं बनाना, हमको बस ऐसा एजुकेशन देना जिससे हमारा बेनिफिट्स हो और जो प्रैक्टिकल थिंकिंग हो। मतलब ऐसा नहीं कि पहले इंडियन एजुकेशन में पोइट्रीज वो जो थे वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग नहीं रहेगा, हमारा प्रैक्टिकल बेस में रहेगा, वो इनका धारणा था। So the Indians should be familiar with the scientific and the technical advance that the Western education made rather than the poetry and the literature। तो उन्होंने किसके लिए प्रेफर किया? उन्होंने क्या है, साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उन्होंने जेम्स मिल ने
साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ज़्यादा प्रीफर दिया rather than the पोइट्री एंड द लिटरेचर। मतलब उनको लिटरेचर और पोइट्री पर कोई नहीं था, उनको ताकि साइंस जो हमारा एडवांसमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करें। जेम्स मिल ने, आप लोगों ने सुना है स्टीम इंजन का उन्होंने किया था, बहुत सारा स्टीम इंजन उन्होंने इन्वेंट किया था, जिससे हमको बेनिफिट्स हुआ। उन्होंने साइंटिफिक वे को बेनिफिट्स करने के लिए कहा ताकि हमको जो हमारे यूजफुल हो, जो हमको प्रॉफिट दे। ऐसा नहीं पोइट्री और लिटरेचर से हमको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। तो उन्होंने इस कल्चर्स को, इस एजुकेशन को हटा के उन्होंने बोला कि हमको एज अ इंडिया वी हैव टू लर्न अबाउट द साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू साइंटिफिक वे से पढ़ना है। एज ए इंडियंस को यही चीज पढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट, by the 1830 the attack on the Orientalists becomes sharper। मतलब धीरे धीरे इनका जो ओरिएंटलिस्ट की जो सोच थी धीरे धीरे कम होते जा रही, चेंजेस होते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादा हावी हुए, उन लोग ज्यादा प्रेफरेंस वेस्टर्न एजुकेशन को दिखा रहे थे और इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको दिखा रहे थे। इसमें बहुत सी कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो 1830 तक हमारा जो अटैक था ओरिएंटलिस्ट का और नुकीला होते जाता, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कमियां पाई जा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, थॉमस बैबिंगटन मैकले said that the Indian as an uncivilized country। उन्होंने क्या क्या, as India is an uncivilized country and he has to be need to be civilized। उन्होंने ऐसा वर्ड कहा था कि इंडिया as an uncivilized country and need to be civilized। So the Thomas Babington Macaulay he said that India as an uncivilized country and need to be civilized। मतलब उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ टोटली अनसिविलाइज्ड कंट्री। मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है जो सिविलाइज, मतलब सिविलाइज अनसिविलाइज्ड मीन्स सिविलाइज मतलब जो पढ़े लिखे, जो अनसिविलाइज मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ है। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया इज अ टोटली अनसिविलाइज्ड कंट्री एंड ही हैज टू सिविलाइज द कंट्री। इन्होंने ये वर्ड बोला था। क्लियर? No branch of Eastern Library was the worth of the whole nature of literature of India and Arabic। उन्होंने क्या क्या, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जो ईस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न एजुकेशन को कंपेयर कर सकते इंडिया का। मतलब एक सिंपल ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन से आज कंपेयर कर सके या दूसरे कंपेयर। उन्होंने ऐसा क्या बोला, a single shelf of good European लाइब्रेरी वॉज द वर्थ ऑफ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एरेब। मतलब एक सिंगल लाइब्रेरी जो यूरोपियन का है वो हमारा पूरा इंडिया अरेबी का मिला के एक यूरोपियन कल्चर्स में है। मतलब यहाँ तक पूरे इंडियन कल्चर्स को इंडिया एजुकेशन के मतलब खिलाफ बोला गया, क्योंकि इंडिया एजुकेशन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट्स पर डिपेंड है। ये सोच है, वो धारणा, ये करना है, वो करना है, ये उनकी साइकोलॉजिकल डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि वेस्टर्न एजुकेशन एज अ प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक वे है, जो हमारे बेनिफिट्स है, जो हमारे यूजफुल है। तो इन्होंने बोला कि हमको कंट्री को सिविलाइज करना, नेटिव को सिविलाइज करना, मतलब पूरी कंट्री अनसिविलाइज्ड है। नाउ वी हैव टू सिविलाइज द नेटिव, ओनली द यूरोपियन एजुकेशन विल एबल टू सिविलाइज द इंडियन नेटिव। मतलब वो बोला वेस्टर्न एजुकेशन ही हम लोग को सिविलाइज, मतलब हमारे जो धर्म, हमारा जो एजुकेशन था उसको उन्होंने उसका कोई मायने नहीं रखा कि हमारा वो। लेकिन आज भी है जो हमारे साइंटिस्ट हैं, पुराने वैद है, हमारी संस्कृति से वो न्यू रिसर्च कर रहे हैं। आज वो मानते हैं कि नहीं, ये चीज जो हमारे वो ऋषि मुनि पहले ने कहा था कि नहीं चांद पर जल नहीं, ये नहीं, वो आज हमारे साइंटिस्ट प्रूफ करे। लेकिन ये हमारी पहली धारणा थी, भले हमारी जो सोच थी उसका प्रूफ है, लेकिन साइंटिस्ट आज उसको मान रहे हैं कि हाँ इंडियन कल्चर सच है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, उनको ये एजुकेशन के सिस्टम के बारे में ज्यादा इंडियन के बारे में मतलब प्रचित नहीं हो दिए, ताकि वो अपना एजुकेशन ला दिए। लेकिन आज अब हम लोग अपना एजुकेशन किए होते, इंडियंस के एजुकेशन को फॉलो किए होते, तो शायद आज जो हमारे बाहर के साइंटिस्ट लोग कर पा रहे, शायद हम लोग इंडियन के साइंटिस्ट लोग ना कर लेते हैं। तो ये चीज था जो हमारे इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के पीपल्स लोग वेस्टर्न एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे। उनको लगा नहीं इसमें बेनिफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो उनको इसमें लगा। तो बाय द लेट 1835 इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस। तो in the year 1835 our English education was introduced in India। तो
So after so many arguments between the Ornellists and the different Britishes, after finally in 1835, our India has now adopted the English as the education in India. Clear? Till now we are studying the English. तो आज भी ऐसा होता है कि आज इंग्लिश पढ़ने से हम लोग को इंग्लिश का हमें एज अ फुल पीपल एज अ फुल प्लेस हो गए. अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है देन यू आर सिविलाइज्ड, अदरवाइज वी आर नॉट सिविलाइज्ड. तो ये हमारी धारणा हो गई है जो वेस्टर्न कल्चर्स हम लोग जो ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड में कन्वर्ट कर चुका है. क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द एजुकेशन फॉर कॉमर्स. नाउ after the tradition of Orientalism and grave the era of the history, now the education for commerce. Now the Britishers wanted to introduce the commerce education in the India. तो उन्होंने पहले क्या किया, ओरिएंटलिज्म जो ट्रेडिशनल थॉट था ओरिएंटल, उसके बाद उन्होंने इंडियन के एजुकेशन में बहुत सी कमियां निकाली कि ये सब ऐसा नहीं है, इसमें फेथ नहीं है. तो फिर उन्होंने क्या चाहा कि हमको एज अ इंडिया में कॉमर्स एजुकेशन का डेवलपमेंट करना है, ताकि जिससे हमारा अपने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के बारे में सोचा, ताकि हमारा प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो सके. इन्होंने क्यों कॉमर्स का एजुकेशन सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्या उनके मन में था कि हम कॉमर्स इनके मन में डाल एजुकेशन दे? उनका ये था कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को अगर जो कॉमर्स को डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो लोग हमारे जो वेस्टर्न कल्चर्स को, हमारे फैशंस को, हमारे टेस्ट को पसंद करेंगे. इससे क्या होगा, वो हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है यूरोपियंस में, वो हमको इम्पोर्ट करने में मिलेगा. तो हमारे कल्चर्स को, हमारे फैशन को, हमारे टेस्ट को पसंद करते, हमारे चीज़ों को भी वो लेंगे. तो ताकि उनको अपनी बेनिफिट्स के लिए उन्होंने कॉमर्स को यहाँ डेवलप किया. उन्होंने अपने इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते, तो वो अपनी सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ये न्यू टेक्नोलॉजी सब इंट्रोड्यूस कर रहे थे. तो फर्स्ट क्या था, कौन कॉमर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट वी नो हु इंट्रोड्यूस द कॉमर्स. तो इन 1884 चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, मतलब जो प्रेसिडेंट थे, जो यूरोपियन के प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी, सेंट एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उन्होंने 1854 में एजुकेशनल डिस्पैच मतलब एक एजुकेशन पॉलिसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा कंपनी, मतलब जो एक कंपनी वहाँ बनता है, वहाँ के डायरेक्टर से उन्होंने एक डिस्पैच भेजा एज ए इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया को, आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी. अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने एक वहाँ से लेटर डिस्पैच किया कि ये एजुकेशन पॉलिसी विल बी नाउ फॉलोड इन इंडिया ना. मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक डिस्पैच मतलब एक लेटर भेजा 1854 में, जो उड डिस्पैच के नाम से आया था, और वो बोला गया था, उसके हिसाब से लिखा कि अब इंडिया में एज अ एजुकेशनल पॉलिसी में यही एजुकेशन सिस्टम चलेगा. देयर इज अ टोटली बैंड ऑफ ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन. मतलब जो ओरिएंटलिस्ट जो पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम को टोटली उन्होंने बैन कर दिया कि वो एजुकेशन सिस्टम अब नहीं चलेगा. एज अ न्यू पॉलिसी वाज कम फ्रॉम द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड अ न्यू पॉलिसी हैव टू फॉलो टू रन द एजुकेशन सिस्टम. मतलब जो भी कंपनी जो भी रूल्स होता था वो हमारे कंपनी द्वारा आया गया. ठीक है. Outlining the education policy that was to be followed in India, it emphasizes once again the practical benefit. यहाँ पर फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने फिर से एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में कि एज अ कॉमर्स को हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम एज अ डेवलप किया जाएगा. तो क्या सिस्टम था? European learning, it is said, it will be enable the Indian to recognize the advantage of the flow from the expansions of trade and commerce. उन्होंने ये कॉमर्स का क्या बोला, कॉमर्स के लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बोला, उन्होंने इसलिए बोला कि अगर आप लोग कॉमर्स पढ़ोगे तो आपका जो ट्रेड और कॉमर्स में जो हमारा बिजनेस में वो डेवलपमेंट होगा. क्या होगा? एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. मतलब ट्रेड मतलब जो हमारा बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमारे बहुत बेनिफिट्स है. मतलब ट्रेड अगर आप कॉमर्स के बारे में पूरा जानोगे, अगर टोटली सिस्टमिक वे में अपना मैनेजमेंट वर्क करोगे तो आपको ये ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही इजी वे से आप कर पाओगे. विदाउट नॉलेज ऑफ कॉमर्स वी कैन नॉट एबल टू नो रन द बिजनेस. मतलब आपको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. तो वन ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ कॉमर्स कि कॉमर्स मतलब कैसे ट्रेड होता है, क्या पॉलिसी होती है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरह से सैलरी आप मतलब रिक्रूट करते हैं पर्सन और किस तरह से क्या मैनेजमेंट, मतलब सिस्टमिक वे में है. कॉमर्स इज अ सिस्टमिक वे ऑफ स्टडी ऑफ ट्रेड एंड द बिजनेस.
कॉमर्स क्या था, सिस्टमिक स्टडी ऑफ बिजनेस को बारे में बताता, उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो बोला ये कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो हमारा कॉमर्स है, वो क्या बोला है, लेड टू द एडवांटेज फ्लो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेड, मतलब हमारे ट्रेड को बढ़ाएगा और कॉमर्स को, हेल्प देम टू डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री इट ऑल्सो। और वो भी बोला था कि हमारा जो ये कॉमर्स एजुकेशन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द रिसोर्स ऑफ द डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब हमारी पूंजी बढ़ाएगा, हमारा डेवलपमेंट बढ़ाएगा, हमारी कंट्री को डेवलप करे। क्यों डेवलप है, क्योंकि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमारा डेवलप होगा, नया सिस्टम उससे हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा जो कंट्री का डेवलपमेंट प्रोग्रेस होगा। ये माइंड उन्होंने इंडिया के माइंड्स में लाया था। Introducing them to European way the life would change the taste and desire and create a demand for the British good. मतलब introducing them European way of life, मतलब European way life, मतलब European way of life में उन लोग का पहनावा कैसा था, पैंट शर्ट टाई कोट की तरह पहनते थे। आज इंडियंस वी आर वेयरिंग द धोती कुर्ता। तो वो चीज इंडियंस के माइंड में लाया है कि आज अब वी आर वेल एजुकेटेड, वी शुड लुक लाइक अ स्मार्ट, और ऊपर से स्मार्ट लगोगे तभी आप एक अच्छा, वो अपने कल्चर्स मतलब अपने टेस्ट और डिजायर्स को इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे, ताकि अगर इंडियन पीपल्स हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, हमारे टेस्ट को पसंद करेंगे, हमारे डिजायर्स को पसंद करेंगे, तो हमारा जो ब्रिटिश गुड्स है वो उसका एक्सपेंशन होगा। जो यूरोपियन से ब्रिटिश में अपना गुड्स को सेल कर रहे थे, ना इंडियन पीपल ऑल्सो यूज दैट गुड एंड इंडियन पीपल ऑल्सो बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ये चीज था उनके अंदर कि अगर यूरोपियंस इंडियंस अगर यूरोपियंस के कॉमर्स के टेस्ट और डिजायर्स को पसंद करते तो हमारा ब्रिटिश गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्लियर? दे ऑल्सो आर्ग्यू that European learning will improve the moral characters of the Indian, will make them to the truthful। वो बोला यहाँ इन्होंने ये क्या उद्देश्य क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो हमारा कॉमर्स एजुकेशन है, वो हमारा इंडियंस को बोला गया लर्निंग में इम्प्रूव क्या करे, मॉरल कैरेक्टर और ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब जो भी वर्क हम करेंगे उसको हमारा ट्रूथफुल में हर चीज का एक डॉक्यूमेंट बना रहे पेपर, मतलब इसमें कोई आप किसी से चीटिंग नहीं कर सकोगे, आपका जो वर्क है एक्चुअली शो किया जाएगा। वो चीज बोला गया टू बी एज ऑनेस्ट, मतलब आप किसी से डिसऑनेस्ट मतलब किसी से आप कोई वर्क करें तो आप उसके प्रति उसका ये नहीं देख पाओगे कि हम ऑनेस्ट में हैं कि उसका उसके खिलाफ है। तो ये चीज बोल रहा है कि जो हमारा कॉमर्स एजुकेशन है वो हमारे इंडियन के प्रति एक मॉरल कैरेक्टर मतलब एक अंदर से प्रेरणा जगाएगा कि हमारा जो वर्क हो रहा है एक ऑनेस्ट वे से हो रहा है और हमारा एक सच्चाई से हो रहा है। मतलब जो आप जिस लायक उस लायक आपको वर्क, ऐसा नहीं कि आपके पास वो परफॉर्म डिग्री नहीं आपको उसके लिए वर्क करें। तो वो चीज इस वेस्टर्न एजुकेशन ने किया कि अगर आपका ये हमारा एजुकेशन इतना ज्यादा बेनिफिट कि आपको एक ऑनेस्ट वे से आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आप सिविल सर्वेंट की जॉब कर रहे हैं, आपको आज बिजनेस ट्रेड में आपको अकाउंटेंट का जॉब दिया। तो वो चीज हमारे वेस्टर्न एजुकेशन ने दिया कि आज अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू विल डू दैट जॉब। क्लियर? तो दिस आर द वे द थिंकिंग हाउ द इंग्लिश एजुकेशन वॉज कम टू इंडिया। ये सब इतने तामझाम के बाद हमारा इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। ऐसे नहीं तुरंत उन्होंने कहा, इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स हुआ तब जाके इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। फिर देन कॉमर्स धीरे धीरे ब्रिटिश ने हमारे इंडियंस को एज अ पूरा वेस्टर्न कल्चर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब पूरा अब तो इंडिया में ऐसा है कि पूरा कुछ अपने लोग ऐसे हैं कि जो इंडियन संस्कृति ही नहीं मानते, लेकिन इन वेस्टर्न कल्चर्स लोग क्या थे, हमारे जो वेस्टर्न ब्रिटिशर्स थे अपना पूरा इंडिया तो छोड़ के चले, लेकिन अपना पूरा वेस्टर्न कल्चर यहाँ छोड़ के गया जो इंडिया से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आज जो हम लोग वेस्टर्न हमारा जो पहनावा है, रहन सहन, हमारा जो यूजेस है, पूरा टोटली वेस्टर्न कल्चर्स पे डिपेंड हो रहा है। क्लियर?